अच्छा जी, देखिए आपके सामने जब स्लाइड आ जाएगी इंजीनियरिंग मटेरियल कॉन्सेप्ट्स की तो आप बताइएगा। आ गई है सर। सर शो आ रही है। अच्छा जी, वेरी गुड। अगर आ रही है आ गई है सर। अच्छा आ गई है। जी बताइए कौन बोल रहे हैं? सर शो हो गई है स्लाइड। Acha. So today we are going to discuss about the engineering material concepts. Last time we had studied about the engineering properties of the different materials, and in which the malleability and other things they were discussed, that how do that. Or I had also told you about the book, वो डगल की बुक है, उससे मैंने वो आपको दिया था, and that book and the book from which we are going to study today, both have been given to you already in the approximately more than 1 week ago. तो आप लोगों के पास वो बुक्स हैं, आप लोगों ने वो डाउनलोड कर ली हैं बुक्स? यस सर। यस सर जो आपने बताया। जी सीआर साहब, लोगों ने कर ली है डाउनलोड कि नहीं की? यस सर, डाउनलोड कर ली। यस अच्छा, और मैंने आपको कहा था पिछली दफा कि आप पता नहीं, मैंने वैसे ग्रुप में सेंड कर जी वो जो पहला चैप्टर है ना उसका आपने पढ़ के आना है। मैंने आपको कहा था ये इंजीनियरिंग मटेरियल कॉन्सेप्ट का भी, और इसके अलावा डगल की बुक से वो आपने जो दूसरे उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज थी वो भी पढ़ के आनी थी। उम्मीद है कि आपने वो दोनों चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ के आए हैं, जिससे हमें आज का जो लेक्चर है ये आसान होगा। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स कॉन्सेप्ट्स। देखिए, engineer must be familiar with all type of materials which they will be using. Engineers as a whole, yani there can be electrical engineer, mechanical engineer, civil engineer. So what type of material they are going to use, they must be well familiar with that material. अब मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने सीमेंट को इस्तेमाल करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीमेंट जो है उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। शाहजेब है क्लास में? अच्छा, तलहा मोहसन है? जी सर। चला बेटा, आप बताएं कि सीमेंट जो है वो आपने डेली यूज में यूज किया होगा, देखा होगा, इसके क्या जी सर। बेनिफिट्स हैं और क्या इसके इसके नेगेटिव पॉइंट्स के हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स के हैं? बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट इसको इस्तेमाल करने के क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स के हैं? सर सीमेंट जो होता है वो सर बाइंडिंग मटेरियल सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पूरी दुनिया में है सर, हमारे पास अभी। तो सर ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सर हैं कि अगर पुअर क्वालिटी अगर सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो सर वो जल्दी टूटता है, जिसकी वजह से दरारें आती हैं, और सर हमारी जो स्ट्रेंथ होती है घर की वो वीक हो जाती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात आपने की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह आपने बताया कि जो सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? जी तो सर। लास्ट टाइम मैंने आपको जिस तरह बताया था स्पेसिफिकेशंस का और उसके अलावा और चीज़ों के बारे में बताया था आपको, प्रॉपर्टीज़ का, तो इसका मतलब है कि जब तक आप उसकी स्पेसिफिकेशंस और बाकी चीज़ें उनको आप मेंटेन नहीं करेंगे और उस पर नहीं रखेंगे एक ख़ास लेवल पर, तो तब तक आप उस सीमेंट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि ये क्या आप यूज़ कर रहे हैं, किस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए एक चीज़ है जिसको आप कहते थे स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो आपने स्टैंडर्डाइजेशन किसी चीज़ की करनी है या जो आपने स्टैंडर्ड फिट किया था, वो इसलिए आप करते हैं ताकि आपको उसकी क्वालिटी को आप मेंटेन कर सकें और क्वालिटी कंट्रोल रख सकें। तो आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा इंजीनियरिंग मटेरियल, इसके अलावा
इसका जो है सीमेंट के जो यूज़ करने के जो ड्रॉबैक है या नेगेटिव पॉइंट है वो ज़रा बताएं आप तलहा आप मुझे। सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक तो पॉजिटिव पॉइंट उसका बता दिया, तो इसका एक नेगेटिव जी पॉइंट जो है सर। वो कुछ बताएं आप। ये बाबू सर बात कर सीमेंट रहा का है, बात कर रहा है? नहीं सर, तलहा ही बात कर रहा हूँ सर। जी तला बताएं। जी सर, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होगा सीमेंट का कि हम ये देखेंगे अगर उसमें हम लोगों ने करेक्ट मिकदार अगर पानी की वगैरह की भी यूज की हो उसके हिसाब से, सीमेंट के हिसाब से, तो वो सीमेंट ज्यादा यानी कि ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और सही रहेगा। अगर तो हम लोग उसकी क्वांटिटी का भी मैटर नहीं करेंगे तो सीमेंट उतना सही यूज हमें तरीके में यूज नहीं होगा। देखिए वो तो एक बात है, लेकिन वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, वो तो आपके क्वालिटी कंट्रोल आ गया ना। नेगेटिव पॉइंट में हम ये कह सकते हैं तला या बाकी मतलब अजान और आप सारे लोगों शहर यार, आप सारों को ये बताना चाहता हूं कि इसका नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि वो प्रॉपरली जब आप इसमें पानी डालते हैं तो एक खास टाइम के अंदर अंदर आपने इसको यूज करना होता है, ठीक है। अब वो जी जो सर। जी उसका इसको हार्डनिंग इफेक्ट उसका जो होगा या उसका जो मतलब है कि सॉल्डिफिकेशन का जो अमल होगा, जो केमिकल रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है कई चीज़ों पर जिसके बारे में हम सीमेंट को जब पढ़ेंगे तो उस वक्त हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो ये है कि इसका आपको वो टाइम को कंट्रोल करना है कि जिस टाइम के अंदर वो वर्केबल रहे, यानी उसकी वर्केबिलिटी रहे, उसके बाद वो हार्डन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका 1 घंटे के बाद वो काफ़ी हद तक हार्ड होने लग पड़ता है और 3 घंटे में वो हार्ड हो चुका होता है आपका सीमेंट। तो इसका मतलब है और 1 दिन के अंदर वो स्ट्रेंथ अपनी स्टार्ट कर देता है। तो आपको वो जो टाइम उसका है हार्डनिंग के लिए, उससे पहले पहले आपने उसको यूज़ करना है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी जगह पे प्लास्टर कर रहे हैं तो आपने उसको उस टाइम के अंदर इतना बैच आप बनाएंगे जितना आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप नया बैच बनाएंगे। इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप अगर उसका बैच जो है वो अगर बड़ा बना लेंगे तो आपकी उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी ओवरऑल। जब आप उसे यूज़ कर रहे होंगे तो डले डले बन जाएंगे जो आप यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप उसका कम बनाएंगे, अगर टाइम कम होगा उसका बहुत ही, और आपका प्रोजेक्ट पे आपने ज़्यादा काम करना है, तो आप उसे बार बार आपको उसके बैचेस बनाने पड़ेंगे। तो इसको कंट्रोल इंसान ने किया। जो हम आप जब आप वापस आएंगे आपको लैब्स हम कराएंगे तो उसके अंदर हम इस बारे में भी बताएंगे आपको। तो अभी हम इस तरह आपको बताया कि उसको आपको मटेरियल की सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि उसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको किस तरह उसको आपने यूज़ करना है। तो ये सारा जो इंजीनियरिंग मटेरियल है इसको करने का यही है। अब दुनिया में उसको यानी स्टडी करने का यही फ़ायदा है कि आपको उसका पता हो, क्योंकि एक मिस्त्री में और एक इंजीनियर में ये फ़र्क है कि मिस्त्री जो है वो उसकी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं या उसमें अगर ज़्यादा बनाने के जो नुकसानात हैं और उसे प्रॉपरली यूज़ ना करने के नुकसानात हैं उसको नहीं पता, तो आपको पता है। और ये इसी नॉलेज की वजह से यू हैव गॉट द जॉब, कि जो आपको वो नौकरी मिलती है या जो आप अपना बिजनेस करते हैं उसमें आपकी कामयाबी का दारोमदार उस नॉलेज पर है जो आपको मिलता है। आगे हम जाते हैं हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स पे कि वो क्या है। वो सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं, कंक्रीट के लिए यूज़ होते हैं। इलास्टोमेरिक जॉइंट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए होते हैं। लाइट वेट सिंथेटिक एग्रीगेट्स हैं और पॉलीमर्स हैं फॉर एस्फाल्ट, ये जो हम नॉर्मली करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इधर से जो आपका एक मिनट, अभी जो आपको मैं ये मतलब कि हमारा ये जो लेक्चर जा रहा है इसके अंदर मैं भी आपको शेयर करता हूँ किताब में से, जो ताकि हम अब किताब में से पढ़ेंगे। जो मैंने आपको भी स्लाइड बताई हैं उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू द बुक एंड वी विल स्टडी दैट सो दैट यू कैन लर्न दैट फ्रॉम देयर। तो उसके बाद फिर हम दोबारा स्लाइड के ऊपर आएंगे और स्लाइड से बाकी जो है
वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपके सामने जब ये मटेरियल फॉर सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स का पेज आएगा तो आप मुझे बताइए। ये आगे यस आपको सर, नजर आ आ रहा गया है? सर। चलो, ये लिखा हुआ है कि मटेरियल फॉर सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स माइकल एस ममलूक एंड जॉन पी जेनेव्स्की। तो ये दो बंदों ने जो बुक लिखी है इसके बारे में अब इस पर हम जाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको बुक जो है इसकी कॉपी दी जा चुकी है और अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है मटेरियल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है बेटा ये? सर आ रहा है। यस सर, नजर आ रहा है चैप्टर 1। जी, इसमें वो कह रहा है कि मटेरियल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में कि मटेरियल इंजीनियर्स are responsible for the selection, specification and quality control of material to be used in a job। यानी आप जो भी जॉब है उसमें आप उसकी सिलेक्शन के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए मटेरियल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की बात नहीं हो रही, ये हो रही है मटेरियल इंजीनियर की बात, कि वो इन चीज़ों की, क्योंकि आप इस वक्त क्योंकि इसमें एज अ सिविल इंजीनियर तो हैं लेकिन आपका जो ये टॉपिक है ये मटेरियल इंजीनियरिंग क्योंकि आपका कोर्स है, इसलिए आप अपने आप को समझें कि आप एज अ मटेरियल इंजीनियर से डील कर रहे हैं। These material must meet certain classes of criteria or material properties, और these classes of criteria include economic factor, mechanical properties, ये जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको आप जरा पढ़ें। इसमें जो कि कोड ऑफ एथिक्स है उसके अंदर 1997 में उन्होंने एक और चीज़ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से एक एथिक्स इशू भी डाला था और उन्होंने कहा था कि एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है उसको भी इसमें डाला जाए। तो हमारे डिज़ाइन जो है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, उनकी नीड्स के लिए भी उसमें प्रोविजन होनी चाहिए। तो मटेरियल सेलेक्ट फॉर डिज़ाइन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उनके दरमियान में बड़ा चोली दामन का साथ जिस तरह कहते हैं उसमें बहुत है। मिसाल के जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये बात इसका ख्याल रखा जाए तो आपके इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। देखिए, आपको पता है कि जो सीमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल, जब इसको बनाते हैं तो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जबकि जो आप इस्तेमाल करते हैं वुड, तो वुड का इतना नहीं है और वुड जो है वो दोबारा यूज़ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे वुड अगर आपकी किसी जगह से पुरानी इस्तेमाल हुई तो आप उसको ले जा के तो उससे आप पेपर बना सकते हैं, आप कोई और चीज़ उससे बना सकते हैं। क्योंकि कंक्रीट से आप क्या बनाएंगे, इसलिए कंक्रीट को रिसाइकलिंग टेक्निक्स और चीज़ें भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो एज एन असाइनमेंट पढ़ेंगे। तो आप इसके ऊपर ज़रा लिख लें कि कैन द कंक्रीट बी रिसाइकल्ड एंड वेयर इट कैन बी रिसाइकल्ड, यानी उसके यूजेस क्या हैं एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंक्रीट, यानी रिसाइकल्ड कंक्रीट के किधर किधर आप यूज कर सकते हैं। सर ये दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। आप लिखिए इसके ऊपर के जो कंक्रीट है, कैन इट बी रिसाइकल्ड, कैन कंक्रीट बी रिसाइकल्ड एंड व्हाट वेयर द रिसाइकल्ड कंक्रीट कैन बी यूज्ड, और किस तरह से वो कर सकते हैं उस पर जरा आप करके तो एक पेज का आप लोगों ने बनाना है या 2 पेजेस का आप एक असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है।
सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनानी है या हैंड रिटन बनानी है? आप इसके ऊपर पढ़िए ना, आप अपने तौर पर एक बनाएं। जब मैं आपको कहूंगा तब आपने सबमिट करानी है। ये आपकी एक, आप कह सकते हैं कि आपके ट्यूटोरियल के लिए आपको एक टाइम दिया जा रहा है कि आप किसी वक्त बैठ के तो उसके ऊपर सारी सर्च करें। नेक्स्ट वीक, इसी वीक में जो अगली आपकी क्लास होगी तो वो उसमें आपने इस बारे में मुझसे बात करनी है। जुमे को क्लास आपकी होगी उसी टाइम पे जो पहले हमारा डिसाइडेड टाइम है, ठीक है। आगे चलें। यस देखिए, सर। when engineers select the material for a specific application, they must consider the various criteria and make compromises. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो इंजीनियर है उसने ही मस्ट, देखिए जब वो एक मटेरियल सेलेक्ट करेगा तो उसके अंदर वो कंसिडर करेगा वेरियस क्राइटेरिया को और उसमें वो मुख्तलिफ कॉम्प्रोमाइजेस करेगा। यानी कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि वो उस सिलसिले में देखेगा कि क्या ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसमें क्या है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंजीनियर जो है वो पहाड़ी इलाके के अंदर एक बिल्डिंग बना रहा है तो उस बिल्डिंग के लिए वो मुख्तलिफ मटीरियल्स में स्टोन्स को यूज़ कर सकता है अगर उस जगह पे स्टोन अबंडेंटली अवेलेबल है और सस्ता अवेलेबल है। जबकि वो बंदा जो है अगर वो मैदानी इलाके में है तो मैदान के अंदर अगर उसने स्टोन को यूज़ करना है तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड ही वोंट बी एबल टू यूज़ दैट बिकॉज इट विल बी बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जिस तरह कई इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जिनके लिए इकोनॉमी को नहीं देखा जाता, तो वहाँ फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, वहाँ आप कहते हैं कि ये बनानी है। मिसाल के तौर पे कायद आज़म का जो मकबरा है कराची के अंदर, उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है। तो मार्बल जो उसके ऊपर लगा है और उसके लिए स्पेशल जो उन्होंने सारे प्रिकॉशंस किए हुए हैं और जिस तरह से वो उसके कबर तो उनकी ऊपर नहीं है, कबर नीचे है, उस जगह पे भी सारी मैं गया हूँ तो उस जगह पे भी सारा अंदर मार्बल लगा हुआ है। तो आप उन जगहों पर जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह हैं जो आपने पूरी दुनिया में है उसमें फिर आपके जो ज़्यादा होता है आपका बजट, आप उधर करते हैं। अगर आपने घर बनाना है उसके लिए आपकी और कंसंट्रेशन होगी। अगर आपने कोई जानवरों का बाड़ा बनाना है जिसमें आपने भैंसों को रखना है, किसी और चीज़ को रखना है, तो उसके लिए आपकी डिफरेंट होगी अप्रोच। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक जानवरों का बाड़ा बनाना है उसमें आप एयर कंडीशनिंग हो सकता है कि आप ना करें। लेकिन अगर आपने एक जू को बनाना है, जू के अंदर आपने एक पोलर बियर को रखना है तो उधर आपको हो सकता है कि रेफ्रिजरेशन का काम और बाकी भी करना हो। तो ये जो वेरियस क्राइटेरियाज हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिल्डिंग होगा और आपके इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के ऊपर होगा। Both the client and the purpose of the facility or structure dictate to a certain extent the emphasis that will be placed on the different criteria। यानी उसमें पर्पस फैसिलिटी का क्या है स्ट्रक्चर का। अगर तो आप ऐसी एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया के बड़े बड़े सदरों ने आना है उस जगह पे तो उसकी क्वालिटी और होगी। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक कब्रिस्तान बनाना है जिसके ऊपर किसी नॉर्मल लोगों ने जाना है तो उसकी बाउंड्री प्रॉपर होनी चाहिए, उसके अंदर जानवरों का अमल दखल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपरली आपको जो दरख्त होने चाहिए, उसमें जो कब्रें हैं उनके पानी का निकास होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह की कब्रें हैं जिसके अंदर मतलब है कि जो ऐसा आपका कब्रिस्तान है जिसके अंदर शुहादा की कब्रें हैं तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया और होगा, उसकी ब्यूटिफिकेशन और चीज़ें भी होंगी कि ताकि लोग जो फॉरेन कंट्री के लोग आकर उधर, अगर मुसलमान जो लीडर्स हैं वो आकर उधर जो है दुआ करें तो उसके और तरह से आप फिर उसको डेकोरेट और चीज़ें आप करेंगे। तो वो एक चीज़ इस तरह की जो उसकी पर्पस है दैट डिक्टेट्स कि आपने उसमें किस तरह से करना है और उसके किस तरह से आप उसे यूज़ करेंगे। Civil and construction engineer must be familiar with material used in the construction of a wide range of structures. Material most frequently used include steel, aggregate, concrete, masonry, asphalt and wood. ये materials हैं जो आपके यूज़ होंगे जो सिविल इंजीनियर्स इस्तेमाल करेंगे। Material used to a lesser extent include aluminium, glass, plastic and fiber reinforced composites.
जो हमने जिस तरह पहले भी ऊपर लिखा है। और उसके अलावा जियो टेक्निकल इंजीनियर्स मेक अ रीजनेबल केस फॉर इंक्लूडिंग सॉइल एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल सिंस इट प्रोवाइड्स द बेसिक सपोर्ट फॉर ऑल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन हम जो है सॉइल को इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। हम आपके कोर्स में ये इंक्लूड नहीं है। अब आप पूछेंगे कि जी आपने सॉइल और फाउंडेशन को क्यों नहीं डाला, तो उसकी रीज़न ये है कि सॉइल और बाकी चीज़ें जो हैं ये आपके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का काम है, और ये हम इसके लिए 2 स्पेशल कोर्सेज सॉइल मैकेनिक्स 1 और सॉइल मैकेनिक्स 2 हम आपको अगले जो है आपकी जो क्लासेस हैं उनमें होगा, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग 1 और फाउंडेशन इंजीनियरिंग 2 भी हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें डिटेल में होगा। फिर वो कहता है कि एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं जफर बात कर रहा हूँ सेक्शन बी के सी। जी बताएं सर या तो आप शाहजेब है, एक न्यू एडमिशन है 194 रोल नंबर, या तो आप उसको पर्सनली लेटिन कर दें क्योंकि उसका लेटिन नहीं हो रहा, या फिर आप मुझे प्रेजेंटर बना दें, मैं उसको लेटिन कर देता हूँ मीटिंग में। जी सर। एक मिनट मैं करता हूँ अभी, 1 मिनट आप, मैं अभी करता हूँ उससे। मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग ऑप्शन सेट सर एक क्वेश्चन पूछना था। 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उसे बंदे को किसको करना है? 194 रोल नंबर है जी और के अंदर भी है, मेरा ख्याल है एक और के अंदर भी वो मीटिंग के अंदर था अभी थोड़ी देर पहले। तो हेलो सर, वो लॉबी का मीटिंग में है। 1 मिनट मैं करता हूँ। आप क्या नंबर है उसका? 194। शाहजेब है, शाहजेब है, शाहजेब। मेरे पास तो शाहजेब नहीं आ रहा। यहाँ 60 76 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक आ रहा है, और शाहजेब उमर आ रहा है। चलो ठीक है सर इस सर, मीटिंग पे तो वन बात नहीं लगी 94 हुई। है, उसकी आईडी 1 194। कोई नहीं है बेटा, मेरे पास 194 नहीं आ रहा था। ठीक है सर, उसकी आईडी का इशू होगा, मैं उसको कहता हूँ। ठीक है, उसे भेज दीजिए, उसके 194 मेरे पास नहीं शो हो रहा। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। इससे आगे जो है वो मैं सर आपको बताता हूँ, वो आप अगली स्लाइड जो है ना वो आप पढ़िएगा। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर ये लिखा हुआ है कि मटेरियल्स यूज्ड इन लेसर एक्सटेंट, तो उसमें ग्लास भी लिखा हुआ है। तो सर आजकल जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें ग्लास तो मैक्सिमम यूज होता है, तो ये हमने लेसर एक्सटेंट में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो आपका ग्लास है, क्या ग्लास जो है आपका वो आप नॉर्मली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल प्लाजास की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि जो आपके नॉर्मली घर जो हैं उनके अंदर ग्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, सही। ये आपकी खिड़कियों में इस्तेमाल होता है। आप इससे कोई स्ट्रक्चरल जी सर। एलिमेंट्स तो नहीं ना बनाते। हाँ जी सर। ठीक है सर, आपका अगर थैंक आप यू। उसका क्यूबिक फुट के अंदर अगर आप निकालें तो क्यूबिक फीट में आपका ग्लास इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। सही है सर। यानी एज अ स्पेशल वो, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ेंगे ना, आगे जाके पढ़ेंगे हम। अभी आपको अगला आप ये
ये आप जरा इंट्रोडक्शन ओके पढ़ें कि इसके अंदर फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड है, वो आपके सामने आ रहे हैं। इनको आप एक कागज के ऊपर जो है जी ना, ये लिखें, आप जरा खुद लिखना शुरू कर दें। ठीक है सर। जी आप लोगों ने लिख लिया भाई? यस सर, हेलो, लिख लिया। लिख लिया? अच्छा, अब आपको यस मैं अगला जो है वो दूसरे वाला मैं आपको शेयर करता हूं दोबारा। आप उससे जरा देखिए, मैंने जरा 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, ठीक है? ठीक है सर जी। ये आप पढ़ेंगे, द रिसेंट एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैव रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बेटर क्वालिटी, more economical and safer materials. These materials are commonly referred, ये आपके सामने आ रही है ना स्लाइड? यस सर। ये आप जरा पढ़ना शुरू कर दें। वो एडिसिव पॉलीमर्स वगैरह के बारे में सारी चीज इन्होंने लिखी हुई है। जरा मैं 2-4 मिनट की जरा ब्रेक ले रहा हूं, फिर आपके पास दोबारा मैं आता हूं।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आपने जी से पढ़ा फिर? जी सर। यस सर। ये कह रहा है कोई आपको इसमें चीज समझ ना आई हो, कोई चीज इसमें जो समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछें। सर ये इलास्टोमेरिक मटेरियल कौन से होते हैं? जी यस सर। इलास्टोमेरिक मटेरियल वो होती हैं जो कि जो इलास्टिसिटी भी जिनके अंदर होती है और वो अपनी जो जगह है उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। आपने इलास्टिक को देखा है? आप इलास्टिक को खींचते हैं, आप उसे जब छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस इलास्टोमेरिक मटेरियल के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इलास्टोमेरिक बेरिंग पैड्स लिख लें, इलास्टोमेरिक BEARING बेरिंग PADS पैड्स। ठीक हो गया बेटा? यस सर। देखिए ये इलास्टोमेरिक बेरिंग पैड्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के, अच्छा आपने मुख्तलिफ जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर आपने सफ़र किया होगा, हर जगह पुल पुलियाँ ये मौजूद होती हैं। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है इसके पास भी पुल मौजूद है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ पिंडी जाते हुए, किसी और शहरों पे जाते हुए आप ब्रिजेस के ऊपर से गुजरते हैं। आप ये बताएं कि ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं? हमने ब्रिजेस जो था इसके बारे में इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ा था, ये क्यों बनाए जाते हैं बताएं। अजान आप बताएं। सर स्पेस कम हो तो हम सर बताएं। सर अगर हमने अगर हमारे मतलब पास क्रॉस रोड्स स्पेस करनी कम है है, तो वहाँ पे नहीं, स्पेस की नहीं बात ये है कि अगर किसी जगह पे कोई नाला गुजर रहा है, किसी जगह पे कोई ड्रेनेज है, कोई और इस तरह का है, जिस जगह को आपने, जिसकी वजह से आप एक जगह को दूसरी जगह से मिलाना है, तो जो शॉर्टेस्ट रूट है वो तो यही होगा ना कि आप उसको उसको ऊपर से पाट दें, यानी उसको ऊपर उसके एक ब्रिज बना दें। ऐसे ही होगा ना जान साहब? सर दो लैंड्स में कनेक्शन। हाँ, यस सर। जिसके दरमियान में एक डिसकंटिन्यूटी है, यानी जिसके दरमियान में कोई वैली, वो वैली है, या जिसके दरमियान में कोई पानी की गुजरगाह है, उसके लिए आप ब्रिज बनाते हैं। तो ब्रिजेस जो बनते हैं इनकी दो साइडें होती हैं जिनको कहते हैं अबटमेंट्स। जी सर। ठीक है, और उन अबटमेंट्स में से एक के ऊपर जो आपकी सपोर्ट होती है वो होती है फिक्स सपोर्ट, और दूसरी साइड के ऊपर जो सपोर्ट होती है वो रोलर सपोर्ट होती है। ये आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जी आपको किसी टीचर ने ये पता नहीं बताया है कि नहीं बताया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ने, कि ब्रिजेस जो हैं वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बनते हैं। पता है आपको इस बात का? यस सर। यस सर। जी, तो वो जो आपका गर्डर है वो एक साइड के ऊपर फिक्स्ड होता है, दूसरी साइड के ऊपर वो एक इलास्टोमेरिक बेरिंग पैड्स के ऊपर पड़ा होता है। वो रबर के पैड्स होते हैं जिनके अंदर स्टील की प्लेटें होती हैं। और ये चीज़ जो है ये आप अगर नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के इलास्टोमेरिक बेरिंग पैड्स जो हैं फॉर ब्रिजेस उसमें नज़र आएगा। अब वो किस क्वालिटी के होंगे? वो इस तरह के होंगे कि उनके ऊपर बाकायदा प्रॉपर वजन आप ले सकें। ये क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है कि बाकी मटेरियल की तरह उसकी भी खासियत है कि गर्म होके वो फैलता है और ठंडा होके वो सुकड़ता है। ये फैलता और सुकड़ता क्यों है, इस बारे में आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि ये उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो है वो बढ़ जाती है उसमें, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके सारे मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं और उसके तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब ये जो पूरा अमल है, इस अमल में अगर आप उसकी साइडों को फिक्स्ड कर देंगे तो उसमें क्रैक्स हो जाएंगे। जब ठंडक होगी वो सिकुड़ेगा तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और कंक्रीट जो है वो टेंशन के अंदर, जिस तरह लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा वीक है, 1/8 या 1/5 या 1/10, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट वो होती है।
इसको करने के लिए फिर आप उसके अंदर वो जो है रीइंफोर्समेंट डालते हैं। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि वो फिर कॉन्ट्रैक्ट और बड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से यानी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं जो गर्डर्स, तो उनको मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक तो इलास्टोमेरिक बेरिंग पैड्स दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपके कुछ जलजले आते हैं या हैवी लोड्स उसके ऊपर आते हैं, जैसे डिफ्लेक्शन उसके बीम्स में आ सकती है, हल्की सी भी आ जाए तो वो, वरना उसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो है वो करते हैं। शाहजेब को जी मैंने वो एंटर कर दी है, उसके मुझे भी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने उसे कर दी है। शाहजेब भाई आप आ गए क्लास में? अच्छा, तो द फील्ड ऑफ वो, इसके बाद आगे पॉलीमर्स हैव बीन मिक्स्ड विद एस्फाल्ट, ठीक है, और अलाउइंग पेवमेंट्स टू लास्ट लॉन्गर अंडर द इफेक्ट ऑफ व्हीकल लोड्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब ये जो एस्फाल्ट है, यानी जो आपका बिचुमन है, एस्फाल्ट है, इसके अंदर भी हम पॉलीमर्स डाल देते हैं, क्योंकि जो एस्फाल्ट है ये एक इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है और ये जो है ये एक और तरह से एग्जिबिट करता है। The field of fiber composite materials has developed rapidly in the last 30 years. Many recent civil engineering projects have used fiber-reinforced polymer composites. These advanced composites compete with traditional material due to their higher strength to weight ratio and their ability to overcome such shortcomings as corrosion. For example, fiber-reinforced concrete has much greater toughness than conventional Portland cement concrete. होती ये पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है, लेकिन उसके अंदर आपने फाइबर्स डाल के उसे रीइंफोर्स कर दिया। आपने एक चीज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ी थी जिसको कहते हैं पॉइंट लोडिंग और एक को कहते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। आप लोगों को याद है उसके बारे में? यस सर। यस सर। तो जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों यूडीएल के अंदर और आपके पॉइंटेड लोड में डिफरेंट होगा। इसी तरह से शियर जो है वो डिफरेंट होगा। याद है आपको, आपने जो उसकी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाई थी ना आपने? यस सर। क्या भूल गए हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही मेरी। सही याद है थोड़ा बहुत है तो उसे जाकर आज आपका काम ये है कि आपने जाकर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स जो हैं उनको रिवाइज करना है कि वो किस तरह से यूडीएल की और पॉइंटेड लोड की थी, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, ये कोर्स जो है ये पहले सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया गया आपको, ताकि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। मेरे ख्याल में तो ये वाला जो कोर्स है ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर होना चाहिए था, सेकंड के बजाय, लेकिन या चौथे में होना चाहिए था, ताकि आपको उसके बारे में जब आप बाकी चीज़ें भी सीख लें तो आप करें, लेकिन इट डज़ नॉट मैटर। हमने इसीलिए ये वाला चैप्टर आपको इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को इस बारे में पता हो। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये लैब के अंदर जब आप जाएंगे और लैब करेंगे तो ये वाला, इसमें से कुछ क्वेश्चन लैब के अंदर भी आएंगे और आपके थ्योरी के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है? इसलिए ये वाला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो ये कह रहा है कि देन तो फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट के बारे में आपको ये बता दिया कि कंपोजिट्स कैन रिप्लेस रिइंफोर्सिंग स्टील इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। In fact, composites have allowed the construction of structures that could not have been built in the past. अब जो बुर्ज खलीफा, बुर्ज दुबई और आप इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े पेट्रोनास टावर, ये सारी जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं दुनिया में, इनके अंदर जो नॉर्मल कंक्रीट इस्तेमाल नहीं होती बल्कि इसके अंदर कंपोजिट्स भी डाल के, तो कंपोजिट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डालते हैं। अब उनको ये जो एक पूरे का पूरा अमल है इसको यूज़ करने का, उसका डिज़ाइन है, वो एक अलहदा एक टॉपिक है जो कि आप इंजीनियरिंग वो जो आप डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट के अंदर या उसके अंदर आप पढ़ेंगे। तो द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट के अंदर भी आप उसमें से कुछ पढ़ेंगे और बाकी डिज़ाइनिंग के अंदर आप पढ़ेंगे कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ उसकी आती है। और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स अगर आप लेना चाहेंगे
तो मैं आपको इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी आप में से कुछ लोगों को दे सकता हूँ। The nature and behavior of civil engineering materials are as complicated as those of materials used in any other field of engineering. ठीक है? Due to the high quality of the materials used, high quantity of materials used in civil engineering projects, the civil engineer frequently works with locally available material that are not as highly refined as the material used in other engineering fields. यानी मतलब ये है कि आपके इस काम के अंदर वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में मटेरियल इस्तेमाल करने हैं। तो जो पत्थरों की क्वालिटी है, जो सीमेंट की क्वालिटी है, जो उसकी सरिये की क्वालिटी है, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों से, ये नहीं है कि जिस तरह आपने गाड़ी लेनी है तो गाड़ी की आपके चॉइस हो कि करोला के 4 मॉडल हैं तो आपने वही लेने हैं, या आपके सुजुकी के 5 मॉडल हैं तो आपने वही लेने हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल है जो कि आपने उस मटेरियल के हिसाब से आपने जो है वो लोकली अवेलेबल करना है ताकि आपका इकोनॉमिकल रहे। एज अ रिजल्ट सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल फ्रीक्वेंटली हैव हाई वेरिएबल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वो चेंज होता है, और बीइंग द मटेरियल इंजीनियर्स यू पीपल हैव टू कीप एन आई ऑन दैट एंड यू विल हैव टू मेक सम कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ दैट। So this chapter reviews the manner in which the properties of material affect their selection and performance in civil engineering applications. In addition, the chapter reviews some basic definitions and concepts of engineering mechanics required for understanding material behavior. तो अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और उसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आपको बेसिक आते हैं, तो वो भी आपकी इसकी प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर को और इस मटेरियल के बिहेवियर को समझने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग जाके अपना इंजीनियरिंग मटेरियल के नोट्स निकालें और उसमें पॉइंटेड लोड, बाकी लोग UDLs, उनको 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों में उसे अच्छी तरह से रिवाइज करें। The variable nature of material properties is also discussed so that the engineer will understand the concept of precision and accuracy. हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, सैम्पलिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल को भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई और आपने क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखा तो देन द बिल्डिंग हैज गॉट नो यूज। ठीक है? फाइनली, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग मटेरियल रिस्पॉन्स आर डिस्क्राइब। आखिर में जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे जिनसे आप उन मटेरियल्स के रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर उस पर स्ट्रेन्स अगर लगते हैं किसी चीज़ पे तो आप स्ट्रेन गेजेस यूज़ करेंगे। आप उसको, आपने जो ब्लॉक्स हैं उनकी टेस्टिंग करनी है, तो हमने आपको ब्लॉक की टेस्टिंग जो थी वो अभी तक हम नहीं करवा सके क्योंकि इंजीनियरिंग जियोलॉजी की आपकी लैब भी नहीं हुई और आपको इंजीनियरिंग मटेरियल की भी नहीं हुई। तो हम कोशिश करेंगे कि जब आप आएँ तो हम आपको ये लैब्स भी करवाएं। ठीक है? आगे हमारा आ जाता है जो पहला है वो इकोनॉमिक फैक्टर है। अब इकोनॉमिक फैक्टर, the economics of the material selection process are affected by much more than just the cost of the material. Factors that should be considered in the selection of the material includes availability and cost of raw material, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये दोनों चीज़ें आप लिख लें अपने जो अपने पास नोट, जब भी मेरी आप क्लास में आए आप नोटबुक्स लेकर आएँ, आप उनके ऊपर नोट्स लिखें ताकि एक जिस तरह क्लास हो रही है तो उस तरह आपकी क्लास जो है वो जब चलती रहे और आप बाद में उसको जब दोबारा पढ़ रहे हो, ये वाला लेक्चर आप दोबारा रिकॉर्डेड लें या कुछ हो तो आपको आसानी रहे। लिखें आप अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर ये देखें। ये फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल्स इंक्लूड, नंबर 1 अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख लें। ठीक है ना? अगर आपने ब्रिक्स बनानी है तो ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर आपने पत्थर इस्तेमाल करना है तो पत्थर की एक्सट्रैक्शन और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग कॉस्ट है। तो इस तरह से आपके मुख्तलिफ कॉस्ट्स हैं। आगे चलें। ट्रांसपोर्टेशन लिखिए, प्लेसिंग और मेंटेनेंस। ठीक है? सीआर साहब, आप सारे बच्चों की जो मौजूद है ना, इनकी हाजिरी आप लिख अभी डाउनलोड कर लें। ठीक है?
यार साहब आवाज आ रही है? यस सर कर रहा हूँ। यस सर आ रही कर रहा हूँ सर। ये आप करें उनकी, ताकि बाद में मसला ना हो, क्योंकि क्लास जो है हो सकता है कि मैं आपकी वक्त से ज़रा देर पहले ख़त्म कर दूं, 10 मिनट पहले। द मटेरियल यूज्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। अर्ली स्ट्रक्चर जो थे वो किस चीज़ से बनते थे? वो स्टोन और वुड से बनते थे। तो ये मटेरियल जो थी रेडी सप्लाई के अंदर थे, इनको आप काट सकते थे, उनको शेप दे सकते थे अवेलेबल टूल्स के साथ। इंसान ने अपने टूल्स बनाए, गारों से निकल कर तो बाहर आ गया। जब उसने वुड से बनाना शुरू कर दिए घर, तो बड़े सस्ते उसे पड़ते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था, क्या प्रॉब्लम था कि उसमें टर्माइट्स लग जाती थी, यानी उसे दीमक लग जाती थी। जब दीमक लग जाती थी तो ख़राब हो जाते थे। अगर उस इंसान ने स्टोन से बनाना शुरू किया, तो जब वो इंसान जो है वो आहिस्ता 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 उसकी बढ़ती गई पॉपुलेशन, तो इंसान ने स्टोन से निकल कर, तो इंसान वहाँ चला गया मैदानी इलाकों में, स्टोन वाली जगहों से निकल कर तो मैदानी इलाकों में गया, तो उसे ब्रिक्स वगैरह चाहिए थी। तो इसी तरह कास्ट आयरन जो था वो उसने इस्तेमाल करने लग पड़ा। ठीक है, वो कास्ट आयरन उसने इंसान ने वो इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि मिल्स जो थी वो आयरन और जो थी उसको क्रूडली बनाती थी, लेकिन उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी और ब्रिटल होता था, यानी वो एकदम टूट जाता था। ब्रिटल मेलिएबिलिटी ये हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, इसलिए उस बारे में हम नहीं जाते। आपको पता है आपके ब्रिटल क्या चीज़ है। एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो एक 1800s के अंदर और 1700 से स्टार्ट हुआ था। 1800s में वो यानी सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर बाद में आया 1900 से पहले ज़रा। तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसमें आप ये लिखेंगे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आपको आ जाएंगे दो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसके अंदर क्या हुआ कि उसमें ये जो लोग थे यूरोप के, इन्होंने वो बना लिए थे बड़े बड़े बैरी जहाज। आपको पता है ना स्टीम इंजन बन चुका था। तो स्टीम इंजन जब बना, तो स्टीम इंजन की वजह से इन लोगों ने बड़े बड़े बनाए बैरी जहाज। आप मेरे साथ हैं ना बेटा? यस सर। यस सर, यस तो सर। आप मुझे जरा ये सुनते रहें, जहीर साहब, अम्मार साहब, हिबा साहिबा और वलीद साहब, आप सारे लोग, अजान साहब, आप सारे लोग मेरी बात को बड़ी गौर से सुनेंगे। इन्होंने क्या किया कि मैं शायद पहले आपको बताया है कि नहीं बताया, इन्होंने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने उससे पहले स्टीम इंजन जो था वो बन चुका था। स्टीम इंजन जो था वो, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक मिनट दें मुझे जरा। ठीक है, तो जो था ना स्टीम इंजन का ये फायदा हुआ कि इन लोगों ने जब इसको 1786 में गालबन जो था स्टीम इंजन बन गया था, तो उसके अंदर जब वो इन्वेंट हुआ, तो जेम्स वाट ने जब ये बनाया तो इन लोगों को इस तरह और भी मुल्कों में बनाने लग पड़े, पुर्तगाल में बना और जगहों पर इन्होंने उसको कहा कि भाई हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टीम इंजन को बहरी जहाज़ों में। तो इन लोगों ने बहरी जहाज़ के अंदर स्टीम इंजन को लगाया और उससे प्रोपेलर्स लगा कर, तो वो जो जहाज़ थे जो पहले बहुत स्लो चलते थे अब वो तेज़ चलने लगे, और उसमें प्रॉब्लम नहीं था कि इंसान उसको पावर करेंगे, बल्कि मशीन से वो पावर होने लगा। ये लोग वहाँ से निकलते थे यूरोप से, और जाके तो मुख्तलिफ कंट्री, सीरिया लियोन हो गया और ब्रूंडी हो गया और इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनमें जाके, तो वहाँ के लोगों को अफ्रीका के मुख्तलिफ साहिलों पर ये जाते थे। और जाने के बाद उधर लोग जो थे वहाँ के लोग समझते थे कि हमारी तरह के सफ़ेद लोग आए हैं तो दोस्त हैं हमारे। तो ये जाकर, तो जब ये पहुँचते थे तो वहाँ के सरदार जो थे उनको ये अप्रोच करते थे किसी ट्रांसलेटर या किसी तरह से, वो इनकी दावत करते थे। ये वहाँ जाके इन्होंने उस वक्त तक जो था वो गन्स वगैरह भी इन्वेंट कर चुके थे। ठीक है ना? यस सर। सर। यस सर। ठीक है,
गन्स जो थी वो भी जो इन्वेंट हो चुकी थी, और उस वक्त जो गन्स जो थी उनको इन्होंने क्या किया कि वो अपने साथ लेकर जाते थे। तो ये जो गन्स जो थी ये तो मतलब है कि जब ये वहाँ पहुँचते थे तो अफ्रीका में लोग बड़े बड़े सरदार जो थे वहाँ, वो उनके पास गन्स नहीं थी, उनके पास तो तीर कमान वगैरह होते थे। वो इनको इनवाइट करते थे खाने पर कि भाई आप आए, कोई आपकी मतलब है कि आप आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो आपके साथ गपशप करते हैं। ये वहाँ जाके अपनी गन्स निकाल, खाना शाना आराम से खा के दावत उड़ा के ये अपनी गन्स निकाल लेते थे, और उनके जो बड़े लोग थे उनको काबू कर लेते थे। और उसके बाद जब उनके सरदार वगैरह को काबू किया तो जो बंदा आगे बढ़ता था उसे मतलब है कि तो उसको एकदम अपनी गन निकाल के उससे उस बंदे को मार देते थे। तो सारे दहशतज़दा हो जाते थे लोग। तो फिर ये उसके बाद उनको अपनी गन को कहते थे शायद जादू है इनके पास कि क्या, तो ये उनको पकड़ लेते थे और फिर वो उन जगहों पर लगा देते थे बड़े बड़े जाल, और जालों में इन लोगों को कैद करके तो उसके बाद इनको बांध के तो अपने उन्हीं दुखानी जहाज़ों पर बैठाकर ले आते थे, और ला कर तो अपने पास ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी उनके अंदर इनसे स्लेव लेबर के तौर पर इनको रखते थे। आपको इस बारे में पता है? यस सर। आप में से सर जी आपने पहले भी बताया था जब जी ये आपने पहले भी बताया था, मतलब जी मैं आपको जब क्या कहता क्लासेस शायद मैंने ऑनलाइन पहले होती भी थी आपको सर। थोड़ा बताया। तो इस तरह ये बड़े जो सफाक लोग थे और इन्होंने इस तरह का सूरत हाल इंसान के साथ किया। तो इस तरह इनकी जितनी डेवलपमेंट आपको नज़र आती है वो उन लोगों की मरून मिन्नत है कि जो बंदे इस तरह के थे। और इसी तरह जब ये अमेरिका में गए तो वहाँ भी इन्होंने यही कसब किया। अमेरिका जो था उसमें जो जितनी भी आबादी शुरू में गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद, वो लोग थे जो कि ये सज़ा याफ्ता लोग जो थे ना बरतानिया में, उन सारों को इन्होंने वहाँ भेज दिया था। उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने फिर यहाँ से पकड़ पकड़ के तो अफ्रीका से बंदों को लेकर आए। अभी जब जीन्स वगैरह का स्टडी की गई तो पता चला कि वो लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग जो सीरिया लियोन या कीनिया या नाइजीरिया इधर के बाशिंदे होते थे वो, जिनको ये पकड़ पकड़ के लेकर आए थे। तो अच्छा इसके बाद ये हुई कि आप तो लेटर कास्ट आयरन वाज यूज, जिस तरह वो कहता है कि उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर फिर क्या हुआ कि हाई स्टील जो थी वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, हाई क्वालिटी स्टील। अब जब हाई क्वालिटी स्टील बन गया तो वो क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो डक्टाइल थी और वो बहुत अच्छा था, इसलिए उससे अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा सकते थे क्योंकि स्टील आपके पास आ गया। लेकिन अभी ये था कि स्टील जो था वो कॉस्टली पड़ता था और बहुत बड़ा था, और वो मतलब है कि उसके अब इन्होंने क्या किया कि इस दौरान में पोर्टलैंड सीमेंट जो था, तो ये किसी के पीछे से आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा। मारुल हसन, अच्छा ठीक है आपने बंद कर दिया, ओके। तो ये हुआ कि इस तरह से वो जो थे ना उनमें जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो थे उनको बनाने के लिए अब पोर्टलैंड सीमेंट जो था वो इन्वेंट हो गया, जॉन एस्पलिन ने वो इन्वेंट कर लिया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि सिविल इंजीनियर जो थे वो ड्यूरेबल इनएक्सपेक्टिव मटेरियल, इन एक्सपेंसिव मटेरियल उनके पास आ गया जिससे वो मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स को बनाया जा सकता था। अच्छा बात ये हुई कि अमेरिका में कि एक उन्होंने क्या किया कि एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्योंकि मौजूद है तो अवेलेबिलिटी जो है वो एक इशू नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था कि आपको अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाकिस्तान में, अमेरिका में, हर जगह पे मौजूद है, तो अगर आपने किसी भी जगह से कोई चीज़ मंगवानी है तो वो आप मंगवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल में जब आप जमा करेंगे और आप उसे जॉब साइट पे इस्तेमाल करेंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पे अमेरिका में या पाकिस्तान में भी आप देख लें, अगर आप जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट इतना महंगा होता नहीं है, तो ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब आप इसको किसी दूसरे शहर में लेके जाएंगे जो कि 200 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे भी
कई गुना ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाएगी। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो अगर आपने इस्तेमाल करना है एग्रीगेट, तो वो जो है कई जगहों के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अब क्लोजेस्ट एग्रीगेट सोर्स जो ह्यूस्टन टेक्सास है वो 150 किलोमीटर दूर है सिटी से। अब इतना ज़्यादा जब आप दूर लेकर जाएंगे एग्रीगेट को, तो उसकी जो लेकर जाने की जो कॉस्ट है उसकी वजह से एग्रीगेट की कॉस्ट डबल हो जाएगी। और इस तरह जो कंक्रीट है वो आपको डिसएडवांटेज हो जाएगा स्टील की निस्बत। ठीक है, तो मटेरियल जो है जो आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी, तो इस तरह आपको, इसी तरह अगर आप सरगोदा है, सरगोदा में आपको एग्रीगेट मौजूद है। अगर आपने लाहौर में लेकर जाना है तो आप ये देखेंगे कि आपने सरगोदा से लेके जाना है या आपने टेक्सला से लेके जाना है। वो जो आपको एग्रीगेट की कॉस्ट पड़ेगी तो वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका हॉल डिस्टेंस कितना है। दूसरी बात ये आप देखेंगे कि आपको मतलब है कि जो आदमी लाहौर लेकर आएगा मटेरियल, तो उसका वापसी के ऊपर खाली नहीं जाएगा, वो लाहौर से कोई ना कोई इंडस्ट्रियल चीज़, कोई और चीज़ उसमें ला देगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको आधी पड़ जाएगी। एक साइड पर आपने एग्रीगेट ले आए, दूसरी साइड के ऊपर आप कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या कोई टैंकियाँ चीज़ें जो आपको मिलती हैं वो आप उस शहर में ले गए। तो इस तरह से भी लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट वो एक उसके इकॉनमी के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। अच्छा, आप किसी भी चीज़ को मटेरियल जो है आप द टाइप ऑफ मटेरियल सेलेक्टेड फॉर अ जॉब कैन ग्रेटली इफेक्ट द ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड टाइम। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप उसको, आपने एक शॉप बनानी है किसी जगह पे और आपने उसको जल्दी से बनाना है किसी जगह पे, और आप कहते हैं कि 5 साल 10 साल के लिए आप यूज़ करेंगे, बाद में आप इस जगह को, इस शॉप को ख़त्म कर देंगे। तो उसमें आप ये देखेंगे कि अगर आप स्टील से वो चीज़ बनाएं, स्टील फ्रेम का स्ट्रक्चर बनाएं पूरा, और उससे आप बिल्डिंग बना लें, तो वो आप बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली बना सकते हैं। क्रेन से आप उसकी सारी चीज़ें लगा लगू के बोल्ट करके वेल्ड करके आप बना लेंगे। जबकि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बिल्डिंग अगर आपने बनानी है किसी भी जगह पे, तो आपको उसके लिए रीइंफोर्समेंट डालनी पड़ेगी, स्टील डालना पड़ेगा और चीज़ें डालनी पड़ेंगी, कंक्रीट को मिक्स करना पड़ेगा, उसे प्लेस करना पड़ेगा, तो ये इसमें सिक्योरिंग करनी पड़ेगी, फिर फॉर्म्स को आपको रिमूव करना है। तो इस तरह आपकी जो टाइम जो है ना वो बचत जो है वो कम होगी, जबकि दूसरे में ज़्यादा होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जितने भी पुराने ज़माने में जो रेलवे स्टेशंस थे, उन रेलवे स्टेशंस के ऊपर ज़्यादातर उन्होंने स्टील की कंस्ट्रक्शन की थी, क्योंकि स्टील की कंस्ट्रक्शन जो है वो एकदम हो जाती है, और अगर आपने उधर से कहीं और शिफ्ट करना है तो उन मेंबर्स को आप एफिशिएंटली जा सकते हैं या उन्हें बेच भी सकते हैं आधी कीमत पे। जबकि कंक्रीट की जो बिल्डिंग होगी या जो चीज़ है वो आप उसे दोबारा उसकी साल्वेज वैल्यू या उसे आप बेच नहीं सकते। तो कंक्रीट फ्रेम बिल्डिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी काम है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है अगर आप स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाने की निस्बत। दूसरी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको नहीं पता होती कि आप कितनी है। जो कंक्रीट फ्रेम से आप बनाएंगे उसका बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि इसकी ये ज़लज़ले में किस तरह बिहेव करेगी जो प्री कास्ट कंक्रीट की होगी। तो इस टू ओवरकम दिस शॉर्ट कमिंग, प्री कास्ट कंक्रीट यूनिट्स कॉमनली हैव बीन यूज्ड स्पेशली फॉर ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आपने देखा कि प्री कास्ट जो है वो आप कहीं और, जो ही आप एक बिल्डिंग को स्टार्ट, आप ब्रिज को स्टार्ट करते हैं तो साथ ही आप उसके प्री कास्ट पैनल्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो बस आपने उसको, जब आप ऊपर पहुंच के वो कंक्रीट क्योर हो जाती है तो आपने सिर्फ उन्हें उठा के रखना होता है। तो आपका जो टाइम है वो 2 साल के बजाय आपका 9 महीने में, साल में आपका ब्रिज बन जाता है। ऑल मटेरियल्स डिटोरिएट ओवर टाइम एंड विद यूज। This deterioration affects both the maintenance cost and the useful life of the structure. The rate of deterioration varies among materials. Thus, in analyzing the economic selection of a material, the life cycle cost should be evaluated in addition to the initial cost of the structure. तो वो कहता है कि इसके अंदर कि जो मटेरियल जब यूज़ होगा, पड़ा रहेगा, तो उसका टाइम के साथ साथ उसकी ताकत वगैरह कम हो जाएगी। अगर आप कंक्रीट के ख़ास तौर पर बात में, तो आप इनको जो इकोनॉमिकल सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल में आपने लाइफ साइकिल कॉस्ट भी उसकी देखनी होती है।
मिसाल के तौर पर आप किसी और बंदे की ज़मीन के ऊपर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं इकोनॉमिकल सी बनाऊं कि अगर मुझे बाद में ये छोड़ के भी जाना है तो मैं इसको छोड़ जाऊं। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? The mechanical behavior of material is the response of the material to external loads. जो उसके मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल है वो उसके ऊपर जब लोड पड़ता है तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है उसको आप मैकेनिकल बिहेवियर कहेंगे। यानी आप जब उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो वो किस तरह से बिहेव करता है तो उसको आप मैकेनिकल बिहेवियर कहेंगे। तो जितनी भी मटेरियल्स हैं वो जब उनके ऊपर लोड लगता है तो वो क्या करती हैं? डिफॉर्म होती हैं। ठीक है, अब ये उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिफॉर्म होगी या किस तरह से वो बिहेव करेगी। तो मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ लोड, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्री ऑफ द एलिमेंट्स, ये तीन चीजें हैं जो कि उसके रिस्पॉन्स को शो, जिससे उसका रिस्पॉन्स आपको पता चलता है। अब एक मटेरियल है, क्या वो या तो फेल हो जाएगा लोड कंडीशन के अंदर, ठीक है, या फेल नहीं होगा। अगर तो मटेरियल, वेदर द मटेरियल फेल्स अंडर द लोड कंडीशन डिपेंड्स ऑन द फेलियर क्राइटेरिया। आपने उसका फेलियर क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो, आप कहते हैं कि वो फेल हो गया या नहीं फेल हो गया। तो वो क्राइटेरिया ये है कि वो एक ख़ास लोड से ज़्यादा लोड ना ले सके, उसको आप कहेंगे। और एक फेलियर होता है जिसको आप कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, और एक होता है फंक्शनल फेलियर। कैटास्ट्रॉफिक फेलियर किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का जो है वो ये होता है कि अगर पूरे का पूरा बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई, बिल्कुल तबाही हो गई, कोलैप्स हो गई। तो ये जो मटेरियल की तबाही है, ये उस बिल्डिंग की तबाही है जो कि कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि वो जो उसका मटेरियल था वो फेल हो गया। मिसाल के तौर पर एक जलजला आया, जलजले के अंदर बालाकोट में या किसी जगह पर भी जलजला जब आया था तो जो सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं वो मुनहदम हो गई, वो तबाह हो गई बिल्कुल ही। तो जब वो तबाह हुई हैं तो उनका जो मलबा था वो बिल्कुल, मतलब दैट कैन बी रीयूज्ड, लेकिन बात यह है कि वो फेल हो गई पूरी बिल्डिंग्स। वो जलजले की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था। अब ये जो फेलियर इसका हुआ, अगर आपने उसे प्रॉपर डिज़ाइन किया है और सही तरह से आपने डिज़ाइन किया है, और उस डिज़ाइन जब तक तो वो डिज़ाइन के हिसाब से उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो उसको फेल नहीं होना चाहिए अगर आपने प्रॉपर डिज़ाइन किया है। तो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर उस वक्त होता है जबकि उसके ऊपर उसके जो डिज़ाइन लोड है या कोई और चीज़ है उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोडिंग हो गई, तो उसको आप कहेंगे कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। लेकिन एक फेलियर और होता है जिसको आप कहते हैं कि जो आपका फंक्शनल फेलियर है। मिसाल के तौर पर अगर एक सड़क है, उस सड़क के ऊपर रफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है जिससे वो जो नॉइज़ है उसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, या बड़ी प्लेन हो गई है जिससे आप ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकती नहीं है, उसकी फ्रिक्शन कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, तो आप उसे कहेंगे कि ये सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही। तो फिर आप उसको ओवरकम करने के लिए आप उस पर स्पीड लिमिट लगा देंगे। आप कहेंगे कि भाई ये जब स्लिपरी होगी तो आपने 20 से, जब रेनी सीजन होगा तो आपने 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा इस पर स्पीड नहीं रखनी, और स्लिपरी व्हेन वेट वगैरह के आप साइन लगा देंगे। दूसरा ये तरीकाकार होगा कि आप उस पर कह देंगे कि भाई ये जो है इसके ऊपर पक्का आप स्पीड लिमिट लगा देंगे कि इस पर 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं करनी, और उसकी रफनेस को आप ज़रा इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये अच्छा, इसी तरह एक जो बिल्डिंग है, मिसाल के तौर पर जापान में एक इन्होंने एयरपोर्ट बनाया एक आइलैंड आर्टिफिशियल बनाने के बाद, लेकिन वो जो था उसको उन्हें अमूमन कई दफ़ा बंद करना पड़ जाता था। क्यों? उसमें बेसाब हवाएं आती थी और हवा की वजह से जो है
उसके ऊपर जो था वो बिल्डिंग जो थी वो मतलब है कि उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट आ रहा था। तो बिल्डिंग में हैव टू बी क्लोज ड्यू टू एक्सेसिव वाइब्रेशंस बाय विंड और अदर लाइव लोड्स। तो कभी कभी जब हवाएं ज़्यादा चलने लग पड़े किसी जगह पे, तो वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आपको फेल यानी आपको होंगी। तो ये बेसिकली उसका कैटास्ट्रॉफिक फेलियर नहीं है, ये उसका फंक्शनल फेलियर है कि उसको फंक्शन नहीं कर सकती प्रॉपरली। तो आप उस वक्त वो जो उस फैसिलिटी को आप कह सकते हैं कि आप उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब वो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो चेंज होकर तो नॉर्मल हो जाती हैं, तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अगर किसी ऐसे इलाके पर आपने बिल्डिंग बनाई है जिस जगह के ऊपर 1 घंटा मतलब कि पूरे साल में 2 दिन 3 दिन इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो तब आप कहेंगे कि इसका एक फंक्शनल फेलियर है। तो फंक्शनल फेलियर इसके अलावा तो इस तरह का जो फेलियर है वो फंक्शनल है। अब आप देखें लोडिंग कंडीशन, तो वन ऑफ द कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोजेक्ट है कि आपने उसके ऊपर लोड किस तरह का किया है। जो लोड जो है लोडिंग कंडीशन जो है वो उसकी फेलियर के ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो 2 बेसिक टाइप्स ऑफ लोड्स आर स्टैटिक और डायनेमिक, जो इस तरह आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा। ईच टाइप अफेक्ट्स द मटेरियल डिफरेंटली। जो डायनेमिक लोड है वो और तरह से भी ये उसको मतलब है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, और जो स्टैटिक लोड होगा वो और तरह से करता है। और फ्रीक्वेंटली द इंटरेक्शंस बिटवीन द लोड टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट। और यानी आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका जो मटेरियल है वो बिहेव करेगा उन लोडिंग के अंडर। तो इस सिलसिले में हमें स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग और एक ट्रांजिएंट लोडिंग है, इसके बारे में पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। स्टैटिक लोडिंग का मतलब है कि एक सस्टेन्ड लोड है स्ट्रक्चर का, वो उस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जनरली स्टैटिक लोड्स आर स्लोली अप्लाइड सच दैट नो शॉक और वाइब्रेशन इज जनरेटेड इन द स्ट्रक्चर। और जब वो अप्लाई हो जाते हैं स्टैटिक लोड में रिमेन इन प्लेस और बी रिमूव्ड स्लोली। तो लोड्स दैट रिमेन इन प्लेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड सस्टेन्ड और डेड लोड्स। अब डेड लोड के अंदर मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग का अपना जो वजन है वो डेड लोड होगा, या उसके ऊपर आप तो इन सिविल इंजीनियरिंग मच ऑफ द लोड ऑफ द मटेरियल मस्ट कैरी, ठीक है, इन सिविल इंजीनियरिंग मच ऑफ द लोड द मटेरियल मस्ट कैरी इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट इन द स्ट्रक्चर। यानी आपने एक बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग के अंदर जितना भी लोड है जो उसके अंदर है, उसमें टॉयलेट का वजन है और चीज़ों का वजन है, वो उसका जो लोड होगा वो एक किस्म से सस्टेन्ड लोड है, वो उस जगह पे पड़ा हुआ है, उस पर कॉन्स्टेंटली पड़ रहा है। लेकिन लोड्स जनरेट अ शॉक और वाइब्रेशन इन द स्ट्रक्चर आर डायनेमिक लोड्स। डायनेमिक लोड कैन बी क्लासिफाइड एज पीरियोडिक, रैंडम एंड ट्रांजिएंट। तो वो जो लोड जिनसे शॉक वेव्स उसमें प्रोड्यूस होंगी उनको आप कहेंगे डायनेमिक लोड्स। वो पीरियोडिक हो सकते हैं यानी एक ही तरह के, रैंडम हो सकते हैं जो कि गैर किसी तरह के, या ट्रांजिएंट होते हैं जो एकदम लोड उस पर पड़े और फिर आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाए। एज शोन इन फिगर 1, अब पीरियोडिक लोड जो होता है वो सच एज हार्मोनिक और सिनुसाइडल लोड जो है रिपीट इटसेल्फ विद टाइम। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग इक्विपमेंट इन अ बिल्डिंग कैन प्रोड्यूस अ वाइब्रेटरी लोड। आपने देखा होगा कि किसी जगह पर जो आपने जो फ्लोर मिल्स हैं, फ्लोर मिल के अंदर बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे होते हैं जो कि उसको जब उनके अंदर गंदम डाली जाती है या मकई डाली जाती है तो वो उस पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से वो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। ज़्यादा कम यानी वो जब उसे ग्राइंड करके तो बार बार ऊपर नीचे करता है तो उससे वो एक ही तरह का होता है, लेकिन वो पीरियोडिक लोड होता है, यानी वो एकदम पहले उसने ज़्यादा ज़ोर से उसे घूटा फिर उसके बाद कम किया। तो इस तरह का लोड जो होती है ना उसको रोटेटिंग इक्विपमेंट के साथ वो वाइब्रेटरी लोड की वजह से, तो उसको आप कहेंगे क्या, पीरियोडिक लोडिंग। अच्छा, रैंडम लोडिंग जो होती है उसके अंदर पैटर्न जो होता है वो रिपीट जो होता है वो नहीं करता। मिसाल के तौर पर आपने जिस तरह पहले पिछले उसमें पढ़ा था अर्थक्वेक्स के बारे में इंजीनियरिंग जियोलॉजी में, तो अर्थक्वेक्स जो उनका लोड होगा वो रैंडम होता है। वो कभी आपको कोई मालिया की तरफ से आ सकता है, कभी वो आपको ईरान की तरफ से आ सकता है,
कभी वो आपको ताजिकिस्तान की तरफ से आ सकता है, कभी वो अफगानिस्तान की तरफ से आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन से आता है और उसका जो लोडिंग है वो उसका पैटर्न नहीं होता। तो ये जो वाइब्रेशन या उसका है, ये नॉर्मली कैटास्ट्रॉफिक फेलियर जो है, क्योंकि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकते, तो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर जो है वो इस तरह की लोडिंग से होता है। आगे आपका तीसरा ट्रांजिएंट लोडिंग है। वो एक इम्पल्स लोड है जो अप्लाई होता है एक शॉर्ट टाइम इंटरवल से के लिए, और उसके बाद वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाता है। अब ये ट्रांजिएंट लोडिंग की तस्वीर भी आपके सामने आ रही है। तो ट्रांजिएंट लोडिंग एकदम आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। इस तरह का लोडिंग किधर होगी? ये मूविंग लोड्स के अंदर होती है। मिसाल के तौर पे एक ब्रिज है, ब्रिज में जो ही गर्डर के ऊपर आपकी जो लोडेड व्हीकल चढ़ी, तो उसके साथ उसका एकदम इम्पैक्ट आया, और इम्पैक्ट वो जो जो उस जगह से पॉइंट से दूर जाता जाएगा तो वो आहिस्ता 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 कम हो जाएगा। तो इस तरह की जो लोडिंग है, इसको ब्रिजेस मस्ट बी डिजाइन टू विथस्टैंड द ट्रांजिएंट लोड ऑफ द ट्रक्स। अगर वो नहीं होंगे तो इनको हम कहते हैं मूविंग लोड एनालिसिस। तो मूविंग लोड्स का एनालिसिस जो है वो आप डायनेमिक लोडिंग की आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला चौथे पांचवें लेक्चर, पांचवा जो सेमेस्टर है उसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा, छठे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा कि मूविंग लोड्स के हिसाब से आपको किसी ब्रिजेस को किस तरह डिज़ाइन करना है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि वो आपको होगा। आगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप्स है जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस में मटेरियल डिफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू लोड्स और फोर्स, ये रॉबर्ट हुक ने एक बनाया था। तो इस बारे में फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2 बजे आपकी एक क्लास भी होनी है, ऐसे ही है? यस सर, 2 बजे क्लास है हमारी। तो हम 5 मिनट के बाद आपका ये जो लेक्चर है ये 5 मिनट के बाद या 6 मिनट के बाद हम ये क्लोज करेंगे, ताकि आप लोगों ने अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी सी ब्रेक लेनी है तो आप ले सकें। तो मटेरियल डिफॉर्म इन रिस्पॉन्स ऑफ, नमाज भी पढ़नी है, खत्म करते हैं। नमाज के लिए तो मैंने आपको, ठीक है, आप ऐसे कि मटेरियल जो होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं रिस्पॉन्स टू लोड्स और फोर्सेस। 1678 में रॉबर्ट हुक ने एक पब्लिश की थी फाइंडिंग, जिसके अंदर उसने डॉक्यूमेंट किया था लीनियर रिलेशनशिप अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ मेंबर और उसकी डिफॉर्मेशन पे। तो उसने स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप में कहा था कि ये कुछ के अंदर ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वैसे प्रोपोर्शनल है। The amount of deformation is proportional to the properties of the material and its dimension. तो इफेक्ट ऑफ वो जो उसका इफेक्ट है, ठीक है, डिमेंशंस, वो मतलब है कि वो उसके ऊपर भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो अगर आप फोर्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन को आप के ऊपर आप करते हैं, तो उससे आपको जो है फोर्स पर यूनिट एरिया से आपको पता चलता है कि उस पर कितना स्ट्रेस लगा है, और इसको डिवाइड करते हैं जब आप डिफॉर्मेशन को ओरिजिनल लेंथ से, तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है। तो इसको स्ट्रेन को एप्सिलॉन से और दूसरे को रो से डिफाइन किया जाता है, जो आपकी स्ट्रेस को रो से और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से आप करते हैं। तो एप्सिलॉन इज चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से आपको मटेरियल की कई जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता चलता है अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ जो है वो करें। और ये आपने मेरा ख्याल है सेकेंड ईयर के अंदर आपने या फर्स्ट ईयर में एफएससी में पढ़ा था, ऐसे ही था ना? हेलो जी, यस सर। 1.2 जो है वो आपके सामने आ गई है, ठीक है। ये जो फिगर 1.2 है इसके अंदर आप देखेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर जहाँ लिखा है उसके नीचे एक तस्वीर बनी हुई है, फिगर 1.2, ठीक है। यस सर। इसमें वो क्या कहता है कि यूनिएक्सल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो स्ट्रेन कर्व जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स के इसमें उसने बताए हैं। इसमें जो पहले वाला है इसके अंदर लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है। लीनियर का मतलब है कि स्ट्रेस पड़ा तो स्ट्रेन उसका होता गया, तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और ये आगे जाके एकदम ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि मटेरियल के ऊपर जब स्ट्रेस आया उसमें स्ट्रेन आता गया तो एकदम कड़क करके टूट गया। इस तरह का मटेरियल जो होता है इसको आप कहेंगे कि ब्रिटल मटेरियल है,
और ये ग्लास और चाक जो हैं ये इस तरह के मटेरियल हैं, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मटेरियल के वो रीओरिएंट नहीं होते विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बल्कि वो एक वैसे एलोंगेट होते हैं और फिर क्रैक करके टूट जाते हैं और उसमें ब्रिटलनेस है। इसके बाद उससे अगले के ऊपर अगर आप देखें तो ये देखें, ये जो बी है इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो है ये सीधा लीनियर जाता है, फिर उसके बाद वो कर्व सा एक बन जाता है और कर्व जाके तो आखिर में ख़त्म होता है। ये जो है ये स्टील के अंदर ये टिपिकल स्टील का एक है कि स्टील में एलोंगेशन होती है और ये जो है थोड़ी सी इसके अंदर डक्टिलिटी होती है, तो डक्टाइल की वजह से इसके अंदर ये डक्टिलिटी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब जलजला आएगा कोई और इस तरह का होगा तो वो एकदम चीज़ जो है वो टूट के ज़मीन पे नहीं गिर जाएगी, बल्कि वो थोड़ा सा आपको टाइम देता है कि कड़ 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 करके वो एलोंगेट हो रहा होता है, तो आप उतनी देर में आधे 1 मिनट में 2 मिनट में आप कमरे से बाहर निकल कर तो बाहर आप अपने लॉन में या कहीं आ सकते हैं, तो आपको इसमें कुछ टाइम मिल जाता है, तो आपको बचत हो सकती है। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद एल्यूमिनियम अलॉयज जो होते हैं फॉर एग्जांपल वो जो है टेंशन के अंदर एक लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप एक प्रोपोर्शनल लिमिट तक होते हैं, उसके बाद नॉन लीनियर जो है वो फॉलो करते हैं, जिस तरह से ये आपको सी में है स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ये ज़रा थोड़ा सा और है, ये एल्यूमिनियम में इस तरह का होता है। अच्छा अब ये देखिए आप एक डी के अंदर देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ये लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर है, यानी इसमें कर्व सा बन गया है, ये कहीं भी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये जो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप इसको कहेंगे आप। ये कंक्रीट और अदर मटेरियल्स जो होते हैं वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो ये वाली जो बिहेवियर है कि नॉन लीनियर, इसके अंदर जो है इसको आप कंक्रीट और इसके अलावा कुछ और मटेरियल्स भी जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। अब ये ई जो है ये है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, यानी ये जो रबर है ये सॉरी ये जो है रबराइज्ड मटेरियल जो हैं वो इस तरह का शो करेंगे। ई जो है ये उसका है। इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर ये पहले तो नॉन लीनियर इस तरह का करके जा रहा है, फिर उसके बाद ये उसका नेगेटिव हो गया, यानी वो जो आपका मटेरियल है वो बजाय अपनी स्ट्रेंथ कम करने के उस पर जो आप लोड डालते हैं वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ये नॉर्मली इस तरह का जो कर्व होता है ये रबर के अंदर होता है, सॉफ्ट रबर में। अब आपको ये टेंशन के अंदर इससे आपको और इसकी ये जो क्वालिटी है इस तरह का रिवर्स रिलेशनशिप का, इसका बेनिफिट आपको इस रबर का यही फ़ायदा होता है कि आप इसे गाड़ियों के टायरों में जो इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, या इलास्टोमेरिक बेरिंग पैड्स के लिए ब्रिजेस में इस्तेमाल करते हैं कि जो उसके ऊपर स्ट्रेंथ आती है वो स्टिफ होता जाता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको बिहेव करता है या उसको ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स शो करता है। इस वजह से आपकी जो गाड़ियाँ हैं उनमें जब आप रबर इस्तेमाल करते हैं टायरों में तो जब उस पर वज़न बढ़ता है तो वो उसको विथस्टैंड कर सकते हैं, उसके अंदर ये उसका इंटरनल ये एक उसकी कैपेबिलिटी है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पढ़ते हैं, तो इलास्टिक बिहेवियर जो है ये और इसके अलावा इस चीज़ को आप पढ़ के आए इस सारी चीज़ को, इसके अलावा इसका जो एक ये सैम्पल प्रॉब्लम 1.1 आपने खुद पढ़े इसे, ये फिर मैं बाद में आपको खुद भी करवाऊंगा अगर आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसे आप अच्छी तरह पढ़ें। और इसी तरह आप इस पूरे चैप्टर को अगली दफ़ा पढ़ के आएँ, ये इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर भी पढ़ें आप, और इस तरह आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरा चैप्टर आप पढ़ के आएँ, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है कि आप में से सिर्फ 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे महसूस हो रहा है कि वो पढ़ के, बाकी कोई भी पढ़ के नहीं आया। तो ये मुझे एक शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है आज थोड़ा सा आपको पढ़ाते हुए कि आप लोगों ने क्यों नहीं इसको पढ़ कर आए, या आप लोगों को जब एक काम कहा था आपको पढ़ के आना चाहिए था, आपको इस बारे में पूरा होना चाहिए था, ताकि जब मैं आपको ये, और आप इंटरनेट पर सर्च करके आना चाहिए था चीज़ों को जो समझ नहीं आई जब आपको, वरना तो ये पूरी की पूरी किताब देने का जो मकसद है वही फोत हो जाता है। तो आप मुझसे वादा कर रहे हैं ना कि आप नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका जुमे को आप ये पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हैं जी? इंशाल्लाह सर, हम जरूर पढ़ के आएंगे। हाँ देखिए मुझे शर्मिंदगी होती है जब आप नहीं पढ़ के आते,
क्योंकि फिर बाद में आपको दोबारा सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखिए ना, विस्कोलास्टिक बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के हैं, आगे भी पढ़ के हैं सारा, क्योंकि अगली दफ़ा मैं इसको जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊँगा। क्योंकि मुझे अंदाज़ा यही था कि आप लोग पढ़ के नहीं आए होंगे, इसलिए मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ समझाई है, लेकिन आगे मैं इस तरह नहीं पढ़ाऊँगा। ये सारा आप पढ़ के आए, बहुत ईजी है, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। ये वो बुक जो है, मैंने तकरीबन कोई 20 किस्म की मुख्तलिफ बुक्स में से ये बुक चूज़ की हुई है। आपको बुक्स भी फ्री में मिल गई है, सब कुछ हो गया है, तो आपका काम है कि आप इसे पढ़ें, ठीक है। फिर पूरा चैप्टर आप पढ़ के आइए। तो आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं इसको। ये मैं अभी आपका जो है, आपने अटेंडेंस आपकी हो चुकी है, आपके वो ले चुके हैं, तो मैं 1 मिनट इसका जो है रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप करने लगा हूँ। सर वो जो आपने